नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के क्या लिखें पाठ के रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो लाइनें लिखी हुई हैं, जब आपको आपकी बुक में देखोगे या क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो वहाँ पर ये हर एक लाइन के नीचे एक रेखा खींची रहेगी कुछ इस तरीके से। जिन लाइनों के नीचे रेखाएं खींची रहेंगी, आपको उन लाइनों के संदर्भ सहित रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। कैसे करना है हम आपको अभी प्रैक्टिकल तरीके से आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम सबसे पहले इसको प्रश्न 1 करके जो अध्याय है इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद हम आपको आगे स्क्रीन पर दिखाएंगे किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल तौर पे लाइव कैसे व्याख्या वहाँ पर करनी है। यहाँ पर जैसा कि आप प्रश्न 1 में दिया है, अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। अतः कुछ इस तरीके का ये अध्याय है, जिसके नीचे हर एक लाइन के नीचे रेखाएं खींची रहेंगी और आपको उसकी रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे। ये प्रश्न आपको आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरीके से आएगा, अभी जिस तरीके से आप यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पे देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न करके एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके ठीक नीचे हर एक लाइन के नीचे वहाँ पर रेखाएं खींची रहेंगी और फिर इसके बाद उसके ठीक नीचे आपसे आबासा करके इसी में से 3 पॉइंट पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न के माध्यम से 3 पॉइंट पूछे जाएंगे आबासा। तो जैसा कि यहाँ पर आ में पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। बा में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और सा में हैट और खूंटी का उदाहरण इस गद्यांश में क्यों दिया गया है स्पष्ट कीजिए। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैराग्राफ से हिंदी में अनुवाद करके वहाँ पर लिखना है, जिसके लिए हम सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इसकी हम रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर इसकी व्याख्या करने के लिए हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नीले पेन से उत्तर, और इसके बाद पॉइंट आ डालेंगे। और यहाँ पर याद रहे कि संदर्भ नहीं पूछ रहा था, इसलिए हम संदर्भ हेडिंग नहीं डालेंगे, बिना संदर्भ हेडिंग डाले ही यहाँ पर लिखेंगे। अगर वहाँ पर संदर्भ पूछ रहा था तो आप वहाँ पर संदर्भ हेडिंग डाल सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पॉइंट आ डालने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वहाँ पर जब आर लगाया होगा तो अगर पहले अध्याय जो ऊपर लिखा होगा उसकी व्याख्या करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं, पॉइंट 1 करके डालेंगे तो चल जाएगा। लेकिन यदि आप पहले को छोड़कर दूसरे की कर रहे हैं तो वहाँ पर याद रहे जो अध्याय होगा उसके पहले के 2 शब्द और फिर इसके बाद डॉट डॉट करके और इसके बाद लास्ट के 2 शब्द वहाँ पर लिख देना, ताकि कॉपी चेक करने वाले को आसानी हो जाए समझने में। अन्यथा अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर इसका संदर्भ लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखें शीर्षक ललित निबंध से उद्धृत है। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ। और इसके बाद हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे अथवा लगा के, अथवा लिखें पाठ का नाम क्या लिखें, लेखक का नाम श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी है। ये हो गया हमारा पहला तरीका। अब हम आपको बताते हैं संदर्भ लिखने का दूसरा तरीका, बहुत ही आसान भाषा में। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखें शीर्षक निबंध से उद्धृत है। ये हो गया संदर्भ। इसके बाद नीचे लिखेंगे, अथवा निम्नवत लिखित पाठ का नाम क्या लिखें, वह लेखक का नाम श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी है। इसे आप बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। याद रहे पाठ और लेखक का नाम आपको काले पेन से अच्छी तरीके से डालना है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला मेन पॉइंट ही अच्छे से पढ़ता है।
यहाँ पर अच्छी तरीके से संदर्भ को कंप्लीट करने के बाद अगली हेडिंग होगी रेखांकित अंशों की व्याख्या। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एजी गार्डिंग अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार हुए हैं। इन्होंने कहा है कि मन की विशेष स्थिति में ही निबंध लिखा जाता है, उसके लिए मन के भाव ही यथार्थ होते हैं। विषय नहीं, मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त हो सकता है। निबंध लिखने की विशेष मनोदशा के संबंध में उनका कहना है कि उस समय मन में एक विशेष प्रकार का उत्साह और स्फूर्ति आती है और मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की आवेगपूर्ण स्थिति बनती है, और उस आवेग को उमंग के कारण विषय की चिंता किए बिना निबंध लिखने को बाध्य होना ही पड़ता है। अतः इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ पर हम लिखेंगे श्री एजी गार्डनर के कथन को विस्तार देते हुए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि कोई भी विषय हो, लेखक उसमें अपने हृदय के आवेग को भर ही देता है। सामान्य से सामान्य विषय भी लेखक और उसके मानसिक आवेग द्वारा विशिष्ट बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार एक हैट को टांगने के लिए किसी भी खूंटी का प्रयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार हृदय के अनेक भाव किसी भी विषय पर व्यवस्थित रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। अतः असली वस्तु हैट है, न कि खूंटी। अतः यही अवस्था साहित्य रचना में भी होती है, अर्थात मन के भाव ही असली वस्तु हैं, विषय अथवा शीर्षक नहीं। तात्पर्य यह है कि यदि हृदय में भाव एवं विचार हो तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। अतः इसी के साथ साथ इस अध्याय की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3 नंबर में आपने क्वेश्चन तो वहाँ पर पढ़ ही लिया, इसके आंसर में यहाँ पर हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में हैट का उदाहरण मनोभावों के लिए दिया गया है और खूंटी का विषय के लिए गार्डिनर महोदय के अनुसार जिस प्रकार मुख्य वस्तु हैट होती है, खूंटी नहीं, उसी प्रकार मन के भाव विचार मुख्य हैं, विषय नहीं। आशय यह है कि यदि मन में भाव एवं विचार हो तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। अतः इसी के साथ साथ इस अध्याय के पॉइंट आ व सा तीनों का उत्तर कंप्लीट हुआ। पॉइंट आ में संदर्भ व पाठ और लेखक का नाम, पॉइंट बा में रेखांकित अंश की व्याख्या, और पॉइंट सा में एक तथ्यपरक का उत्तर। अतः इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये अध्याय की व्याख्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, बोले तो दूसरा अध्याय। अतः अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अतः जैसा कि यहाँ पर प्रश्न 2 करके ये अध्याय दिया गया है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो अध्याय है, इस अध्याय की जो लाइनें हैं, इसके हर एक लाइन के नीचे वहाँ पर एक रेखा खींची रहेगी, और जिन लाइनों के नीचे रेखाएं खींची रहेंगी आपको उन्हीं लाइनों के रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले आपको इसी तरीके से एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके हर एक लाइन के नीचे रेखाएं खींची रहेंगी, और फिर इस पैराग्राफ के नीचे वहाँ पर आवासा करके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होते हैं। अभी हम इसको इस स्क्रीन पर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद हम आपको अगली स्क्रीन पर दिखाएंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वहाँ पर ये प्रश्न आपको किस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर दिया है प्रश्न 2 करके, इन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका, लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं।
कुछ इस तरीके का ये अध्याय है जिसके आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। अभी आप छोटा करके यहाँ पर देख सकते हैं। अभी जिस तरीके से आपको यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ठीक उसी तरीके से आपको भी आपके प्रश्न पत्र में इसी तरीके से अगर आएगा तो इसी तरीके से रहेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वहाँ पर ये जो लाइनें हैं वहाँ पर हर एक लाइन के नीचे रेखाएं खींची रहेंगी, और जिन लाइनों के नीचे रेखाएं खींची रहेंगी आपको उन लाइनों की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करना है। और इस अध्याय के ठीक नीचे आपसे ठीक इसी तरीके से आवास आकर के 3 पॉइंट करके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। अतः जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे आवास आकर के आ में दिया है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, बा में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, और सा में एक नीचे तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर, जिसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम पॉइंट आ डालेंगे और फिर इसका हम संदर्भ लिखेंगे। यहाँ पर पाठ और लेखक का नाम पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम संदर्भ हेडिंग नहीं डालेंगे, सिर्फ आ पॉइंट डालकर ही लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखें शीर्षक ललित निबंध से उद्धृत है, अथवा निम्नवत लिखें पाठ का नाम क्या लिखें, लेखक का नाम श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसके अलावा ये हो गया हमारा पहला तरीका। इसके अलावा हम आपको अपनी भाषा में बहुत ही आसान तरीका संदर्भ लिखने का बता रहे हैं। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखें शीर्षक निबंध से उद्धृत है। इसके अलावा अथवा निम्नवत लिखित पाठ का नाम क्या लिखें व लेखक का नाम श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी है। ये हो गया हमारा आसान तरीका का संदर्भ। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी रेखांकित अंशों की व्याख्या या रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर हम बा पॉइंट में हेडिंग डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या में हम यहाँ पर लिखेंगे श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी लिखते हैं कि मार्टेन के अनुसार स्वच्छंदतावादी शैली में लिखे गए निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ऐसे निबंध लेखक के हृदय की बंधन मुक्त रचनाएं होती हैं। इसमें कवि के समान उच्च कल्पनाएं और किसी कहानी लेखक के समान सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती और न ही विद्वानों के समान गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना की आवश्यकता होती है। इसमें लेखक अपने मन की सच्ची भावनाओं को स्वतंत्रता और प्रसन्नता के साथ व्यक्त करता है। इन निबंधों को लिखते समय लेखक पांडित्य प्रदर्शन की अवस्था से भी दूर रहता है। वह अपने भावों को जिस रूप में चाहता है उसी रूप में अभिव्यक्त करता है। अतः इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या में हम यहाँ पर लिखेंगे श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी लिखते हैं कि स्वच्छंदतावादी शैली में लिखे गए निबंधों में लेखक अपने मन में उठने वाले भावों को ज्यों का त्यों व्यक्त कर देता है। इन निबंधों में ना ही ज्ञान की गुरुत्वता निहित होती है और ना ही कल्पना की उड़ान। ये निबंध लेखक के मन के सच्चे उद्गार होते हैं। वह संसार का जैसा अनुभव करता है और जिस रूप में देखता है, बिना उसमें अलंकारिकता व पंडित्य प्रदर्शन के उसी रूप में व्यक्त कर देता है। अतः इसी के साथ साथ इस अध्याय के रेखांकित अंशों की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट सा एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। आगे आपने प्रश्न तो पढ़ ही लिया, इसके लिए यहाँ पर हम पॉइंट सा डालेंगे और इसके बाद इसका उत्तर हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर पॉइंट सा में हम लिखेंगे निबंध ऐसी मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना तो ज्ञान का गौरव निहित होता है और न ही कल्पना की ऊंची उड़ान। निबंध में लेखक अपने ही विचारों की अभिव्यक्ति करता है। ये हो गया हमारा पॉइंट सा का उत्तर। अतः इसी के साथ साथ इस अध्याय के भी रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट हुई। आ बा सा तीनों पॉइंट के उत्तर यहाँ पर हमने लिखवा दिए। अतः उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
इस वीडियो में हमने ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं बताए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया था। जैसे याद करने का तरीका, कैसे लिखना है, प्रैक्टिकल लाइव, हर चीज़ हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट नहीं दिखा पाए क्योंकि वीडियो अपनी निर्धारित समय सीमा से ज़्यादा हो रहा था। इसके लिए आपको करना क्या है कि पॉइंट ऑफ पॉइंट जानने के लिए हमारे दूसरे वीडियोस को वहाँ पर देख लेना है। अतः उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।